इकोनॉमिक्स ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाले पहले अध्याय परिचय में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। या बोर्ड परीक्षाओं में ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए, या अथवा आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल को सचित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आय का चक्रीय प्रवाह है, इससे पहले की वीडियो में हमने 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल देखा था। आज हम जो चर्चा करेंगे आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल पर, आपको विस्तार रूप से आज आपको समझाया जाएगा। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थात इसमें चौथा क्षेत्र जो जुड़ेगा वह विदेशी क्षेत्र या शेष विश्व उसमें ऐड कर दिया जाएगा। 4 क्षेत्रीय मॉडल का जो तात्पर्य है वो यह है कि इसमें हम क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था के जो 4 क्षेत्र होते हैं, पहला परिवार, दूसरा व्यावसायिक फर्में, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा विदेशी क्षेत्र, इन चारों क्षेत्रों में आय का फ्लो, आय का चक्रण कैसे होता है, ये आज हम इसमें देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो इसे पहले हम इस प्रकार से समझेंगे। अगर आप इसके अर्थ पे जाते हैं तो अर्थ यही हुआ कि 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, एक अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं जिनके नाम परिवार क्षेत्र, व्यावसायिक फर्में, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। और अर्थव्यवस्था में इन 4 क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता से आय का इन्हीं 4 क्षेत्रों में जो प्रवाह होता है, इसी प्रवाह को ही अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्रीय मॉडल के अनुसार आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं सरल शब्दों में, जब आय, क्योंकि जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय इन चारों क्षेत्रों में, चारों क्षेत्र मतलब परिवार, फर्म, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, जब आय अर्थव्यवस्था में इन चारों क्षेत्रों में परस्पर घूमती रहती है या परस्पर आय का फ्लो या चक्रण होता है, तो इसी प्रवाह को 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ये इसकी परिभाषा या अर्थ जो आप समझो। तो इस प्रकार इस मॉडल को समझने के लिए आपको मैंने पिछले वीडियो में द्विक्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल के बारे में आपको समझाया था। तो कुछ नहीं है, बस इसमें एक चौथा क्षेत्र और ऐड कर देना है जिसे विदेशी क्षेत्र कहते हैं। और जब वह ऐड हो जाएगा तब आप उन चारों क्षेत्रों में आय का चक्रण किस प्रकार से होता है यह देखेंगे। और इन 4 क्षेत्रीय मॉडल को, आय का 4 क्षेत्रीय मॉडल को समझने के लिए, इस चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए आपको आसानी से एक, मैंने आपको चित्र के अनुसार एक मॉडल बना के दिखाया था, जिसमें आपने विदेशी क्षेत्र को उसमें सम्मिलित कर देना है। और विदेशी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए तब उन चारों क्षेत्रों में आय के चक्रीय प्रवाह को किस प्रकार से उसमें आय का चक्रण एक दूसरे क्षेत्रों के बीच में होता है, इसे हम आगे सरल चित्र के द्वारा देखेंगे। तो आय के इस चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए 4 क्षेत्रीय मॉडल चित्र आपको इस प्रकार से बनाना होगा। तो इससे पहले की वीडियो में हम 3 क्षेत्रीय मॉडल को अच्छे से समझ चुके हैं। बस आपने क्या करना है, उसमें चौथा, उसमें विदेशी क्षेत्र को उसमें ऐड कर देना है। जो 3 क्षेत्रीय मॉडल था, परिवार, व्यावसायिक फर्में और सरकारी क्षेत्र, को हमने पिछले वीडियो में देखा था, सेम वही चित्र है। बस आपने क्या करना है, उसमें आपने चौथा क्षेत्र, उसमें विदेशी क्षेत्र उसमें सम्मिलित कर देना है। और इस प्रकार उनमें जो क्रियाएं होंगी, इन 4 क्षेत्रों में जो भी आय का प्रवाह इनमें आपस में हो रहा है, यही आय का जो चक्रण है, इसी को हम 4 क्षेत्रीय मॉडल का आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार और व्यावसायिक फर्मों के बीच में।
तो परिवार और व्यावसायिक फर्मों के बीच में जो मुद्रा या आय का प्रवाह होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो ये है कि परिवार के लोग जब कारक सेवाएं इनको प्रदान करते हैं, जब यहाँ काम करते हैं, श्रम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो व्यावसायिक फर्में इनको सैलरी, तनख्वाह, साधन भुगतान के रूप में, आय के रूप में परिवार के लोगों को करती है। तब आय का फ्लो व्यावसायिक फर्मों से परिवार की ओर होता है। ठीक, इसके बाद जब परिवार के लोग व्यावसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करते हैं, क्योंकि व्यावसायिक फर्में परिवार के लोगों के लिए या उपभोक्ता के लिए वस्तुएं बनाती हैं। जब परिवार के लोग इन वस्तुओं का सेवन करते हैं, वो करते हैं, तो उसके बदले में ये क्या करते हैं, उपभोग व्यय यानी कि वस्तु का मूल्य यानी कि मुद्रा के रूप में उपभोग व्यय किनको देते हैं, व्यावसायिक फर्मों को देते हैं। और उपभोग व्यय व्यावसायिक फर्मों के लिए आय होती है। तब आय का जो फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वह परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर। तो ये परिवार और व्यावसायिक फर्मों में आय का फ्लो हुआ। अब हम बात करते हैं सरकारी क्षेत्र और व्यावसायिक फर्मों के बीच में। इसमें किस प्रकार से होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि व्यावसायिक फर्में जब अपनी वस्तु तथा सेवाओं का जब निर्माण करते हैं, तो वो कुछ वस्तु और सेवाओं का निर्माण वो सरकारी क्षेत्र के लिए भी करते हैं। जब ये अपनी वस्तुएं सरकारी क्षेत्र को देते हैं, तो उसके बदले में सरकार क्या करती है, व्यावसायिक फर्म यानी उद्योग या कंपनियों को वस्तुओं पर सरकारी व्यय देती है। तब आय का फ्लो किधर हुआ, सरकारी क्षेत्र से व्यावसायिक फर्मों की ओर। इसके साथ साथ व्यावसायिक फर्मों को आर्थिक सहायता भी सरकार से मिलती रहती है, क्योंकि सरकार क्या करती है, व्यावसायिक फर्मों या विभिन्न प्रकार के उद्योग या कंपनियों को यानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजना के तहत व्यावसायिक फर्मों को सरकारी अनुदान या आर्थिक सहायता भी इनको देती है। तब सरकार से फिर आय का फ्लो व्यावसायिक फर्मों की ओर होता है। ठीक इसी प्रकार से सरकार क्या करती है, व्यावसायिक फर्मों पर कर भी लगाती है। तब व्यावसायिक फर्में जो भी इन पे कर लगाया जाता है सरकार के द्वारा, वो कर का भुगतान वो किसे करती है, सरकार को करती है, यानी सरकारी खाते में जमा करती है। तो फिर व्यावसायिक फर्मों से पैसा किधर जाता है, सरकार की ओर जाता है। आय की का चक्रण यानी आय का प्रवाह किधर होता है, व्यावसायिक फर्मों से सरकार की ओर। तो इस प्रकार व्यावसायिक फर्मों और सरकारी क्षेत्र के बीच आय का फ्लो इस प्रकार को देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सरकारी क्षेत्र और परिवार के बीच में। तो परिवार क्या करते हैं, क्योंकि परिवार के अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सरकारी क्षेत्र या विभाग या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं। उन सेवाओं के बदले सरकार उनको तनख्वाह या सैलरी के रूप में उनको देती है। तो आय का जो फ्लो होता है, सेवाओं पर सरकारी व्यय जो कि सरकार करती है परिवार के लोगों को सेवा के बदले, तब आय का फ्लो सरकारी क्षेत्र से परिवार के बीच में होता है। फिर इसी के साथ साथ सरकार क्या करती है, कुछ परिवार के लोगों को, जो कि परिवार के लोगों में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि वृद्ध होते हैं, विधवा होते हैं, विकलांग होते हैं, तो उनको अंतरण भुगतान या एक पक्षीय भुगतान भी उनको दिया जाता है, जिसके बदले में सरकार उनसे कोई सेवा नहीं लेती। जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, जैसे वृद्ध अवस्था पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति, ये भुगतान भी सरकार परिवार के लोगों या समाज के लोगों को करती है। इसके बदले में सरकार कोई सेवा नहीं लेती। इसी को हम अंतरण भुगतान या एक पक्षीय भुगतान होता है, सरकार के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। इसके बदले में सरकार कोई परिवार के लोगों से सेवा नहीं लेती। जैसे एक पक्षीय भुगतान, इसको हस्तांतरण भुगतान भी कहते हैं। और हस्तांतरण भुगतान वह होता है यानी कि जिसके बदले में सरकार कोई सेवा प्राप्त नहीं करती, उसके बदले में किया गया भुगतान सरकार के द्वारा हस्तांतरण भुगतान या अंतरण भुगतान कहलाता है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि। इसके साथ साथ सरकारी क्षेत्र क्या करते हैं, परिवार के लोगों पर कर भी लगाती है, जिसे वैयक्तिक कर भी कहते हैं। यानी कि उनकी आय पर लगने वाला जो टैक्स होता है, जैसे कि वैयक्तिक कर, तो इस प्रकार से उन पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो ये परिवार के लोग जो कि इनकम टैक्स दायरे में आते हैं,
वो समय समय पर सरकारी खजाने में, सरकारी क्षेत्र में पैसा कर के रूप में जमा करते हैं। तो परिवार से तब कर के रूप में आय का फ्लो सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। तो इस प्रकार तीनों क्षेत्रों में ये आय का फ्लो किस प्रकार से होता है ये हमने देखा है। इसके साथ साथ परिवार और व्यावसायिक फर्में और सरकारी क्षेत्र अपनी आय में से कुछ बचतें भी करती हैं, जिसे बीच में हम मुद्रा बाजार के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि इसे मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार के रूप से भी हम इसे कह सकते हैं। और पूंजी बाजार का कार्य होता है मुद्रा का क्रय विक्रय करना, बचतें करना, उधार देना, जमाओं को स्वीकार करना इत्यादि विभिन्न प्रकार से मुद्रा का व्यवसाय करना मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार कहलाता है। जैसे कि बैंक ये जो कार्य करते हैं वो मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार का कार्य करते हैं। तो परिवार के लोग उनकी आय में से जो कुछ बचत होती है वो उसके बाद बैंक में भी जमा करते हैं। ऐसी व्यावसायिक फर्में अपनी आय में से कुछ पूंजी बाजार में पैसा जमा करते हैं। ऐसी सरकारी क्षेत्र भी कुछ बचतें पूंजी बाजार यानी बैंकों में या वित्तीय संस्थाओं में जमा करते रहते हैं, या इन्वेस्टमेंट या निवेश भी कह सकते हैं, निवेश करते रहते हैं। इसके साथ साथ जब परिवार के लोगों के लिए मकान लगाने के लिए, घर खरीदने के लिए, कार लेने के लिए, जैसे किसी विशेष कार्य की आवश्यकता होती है तो तब ये बैंकों से ऋण या उधार के रूप में लोन भी लेते हैं। माना कार खरीदने के लिए होम लोन के रूप में, माना गाड़ी खरीदने के लिए, या विभिन्न प्रकार के ज़मीन खरीदने के लिए सरकार से यानी कि बैंक से परिवार के लोग इनसे उधार के रूप में लोन भी लेते हैं। तो इस प्रकार आय का फ्लो परिवार से पूंजी बाजार में इस प्रकार से होता है। तो इन पूंजी बाजार का भी इनमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है, बचत के रूप में और उधार के रूप में। फिर इसी के साथ व्यावसायिक फर्में भी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या किसी उद्योग की स्थापना करने के लिए अगर इनको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तो पूंजी बाजार में ये जैसे बैंकों के द्वारा उधार लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र के बीच में भी अगर सरकार को किसी विशेष कार्य करने के लिए लोन की आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है, तो पूंजी बाजार से ये उधार या ऋण के रूप में भी लोन लेते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों क्षेत्र इस प्रकार पूंजी बाजार से जुड़े होते हैं। तो इनमें आय का फ्लो चक्रण इन तीनों क्षेत्रों में होता है। अब जो हम बात करते हैं चौथा क्षेत्र जो हमने इसमें जोड़ा है वो है विदेशी क्षेत्र। जैसे ही हम इसमें विदेशी क्षेत्र सम्मिलित करते हैं, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र जो होते हैं अपने ही देश में सम्मिलित होते हैं, इन तीनों क्षेत्रों से मिलकर जो अर्थव्यवस्था बनती है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि ये घरेलू क्षेत्र में ही होता है। लेकिन प्रायः अर्थव्यवस्था जो होती है अपने ही क्षेत्र में तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि विदेशों के साथ भी क्या होता है व्यावसायिक फर्मों या सरकारी क्षेत्रों का या अन्य क्षेत्रों का विदेशी देशों के साथ, क्षेत्रों के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ क्या होता है विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं इनके साथ लेन देन चलती रहती हैं। तो प्रायः अर्थव्यवस्था बंद नहीं रहती, खुली अर्थव्यवस्था रणनीति को कोई भी देश आजकल अपनाता है। तब क्या होता है कि जब हम विदेशी क्षेत्रों के साथ पारस्परिक संबंधित आर्थिक क्रियाएं करते हैं तो आय का फ्लो तब विदेशी क्षेत्रों के साथ भी होने लग जाता है। जैसे विदेशी क्षेत्र और व्यावसायिक फर्मों के बीच अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है कि जब व्यावसायिक फर्में अपने द्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं को क्या करते हैं बाहर की ओर क्या करते हैं, जैसे कि निर्यात भेजते हैं विदेशी देशों को या विभिन्न देशों को, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ ये वस्तुएं जब भेजते हैं या निर्यात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बदले में व्यावसायिक फर्मों को एक आय प्राप्त होगी, इनकम प्राप्त होगी। तब आय का फ्लो विदेशी क्षेत्र से व्यावसायिक फर्मों की ओर किस रूप में, निर्यात के लिए प्राप्तियां किसे प्राप्त होती है, व्यावसायिक फर्मों को प्राप्त होती है। तो व्यावसायिक फर्मों के लिए आय वो कहलाती है। वो जो निर्यात पर उनको प्राप्तियां प्राप्त होती है वो व्यावसायिक फर्मों के लिए आय कहलाती है। तब विदेशी क्षेत्रों से आय का फ्लो व्यावसायिक फर्मों की ओर। ठीक इसी प्रकार से जब व्यावसायिक फर्में जब विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके उत्पादन के लिए कुछ विदेशी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कच्चा माल हो गया, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, कंप्यूटर हो गया, बड़े बड़े जो विदेशी प्रोडक्ट हैं जो कि भारत में भारतीय उद्योगों को उनकी आवश्यकता पड़ती है, तब वो विदेशों से आयात करते हैं, विदेशी कंपनियों से
आयात करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि देशों से क्या करते हैं, आयात करते हैं। तब व्यावसायिक फर्में जब वो वस्तु मंगा देते हैं अपने क्षेत्र में, तो तब व्यावसायिक फर्में क्या करते हैं, उस आयात पर उनको भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि जब वो वस्तुएं वहाँ से मंगाएंगे तो उसके बदले में तब उनको आयात पर भुगतान करना होता है, पैसा देना होता है। तब आय का फ्लो किधर हुआ, व्यावसायिक फर्मों से विदेशी क्षेत्र की ओर, किस रूप में, आयातों के लिए भुगतान। तब ये भुगतान व्यावसायिक फर्मों से विदेशी क्षेत्र को जाता है। तो इन दोनों में आय का जो फ्लो होता है, निर्यात के लिए प्राप्तियां व्यावसायिक फर्मों की ओर, आय का फ्लो विदेशी क्षेत्र से व्यावसायिक फर्मों की ओर, और फिर व्यावसायिक फर्मों से विदेशी क्षेत्र की ओर आयातों के लिए किया गया भुगतान इस प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्रों में कैसे आय का फ्लो होता है, आय का प्रवाह होता है, ये हम देखते हैं। देखिए, क्योंकि सरकार क्या करती है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों के साथ, विदेशी देशों के साथ कई प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय योजना तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौता सम्मेलन के तहत कई प्रकार के आर्थिक क्रियाएं विदेशी देशों के साथ होता है, चाहे वो सैन्य से संबंधित हो या वित्तीय सहायता से संबंधित हो या आर्थिक सहायता से संबंधित हो या कोई भी प्रकार की आर्थिक समझौता या आर्थिक विकास या उन्नति के लिए सरकार क्या करती है, केंद्रीय सरकार अन्य देशों के साथ, विदेशी देशों के साथ विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं या डील करती है। जैसे क्या करती है, यदि सरकार जो भी योजना होती है, जैसे कि जब कोई सरकार क्या करती है, अपने क्षेत्र में उत्पादित कोई भी वस्तुएं होती हैं, सरकारी क्षेत्र या सरकारी कंपनी या सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत बनने वाले जो भी वस्तु तथा सेवाएं होती हैं, अगर वो विदेशी देशों को भेजते हैं या निर्यात करते हैं, तो उसके बदले में विदेशी देश सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सरकारी प्राप्तियां देते हैं, यानी कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सरकारी प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। यदि कोई देश अपने देश में निर्मित वस्तुओं को विदेशों में भेजता है, तो उसके बदले में उनको विदेशी देश भुगतान करते हैं आय के रूप में, जैसे उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सरकारी प्राप्तियां। उस देश के लिए वो कहलाती हैं अंतर्राष्ट्रीय सरकारी प्राप्तियां। जैसे सरकारी क्षेत्र में, जैसे कि अपने देश में उत्पादित विभिन्न प्रकार से कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि चाय और या कॉफ़ी हो गया। जैसे भारत में चाय या कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ऐसी वस्तुओं का वो निर्यात करता है विदेशी देशों में, तो उसके बदले में विदेशी देश सरकार को या देश को एक भुगतान करती है, जो सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरकारी प्राप्तियां कहलाती है, आय कहलाती है। तब आय का फ्लो विदेशी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। और अंत में ठीक इसी प्रकार से जब विदेशी क्षेत्र से सरकार क्या करती है, देश विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं को अपने क्षेत्र में मंगाती है, अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश की प्रगति तथा विकास के लिए, सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, या विभिन्न प्रकार के विदेशों के साथ जो भी डील होता है, जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वहाँ से जब वो विदेशी वस्तुओं को अपने देश में मंगाती है, तो सरकार क्या करती है उसके बदले में, क्योंकि जब विदेशों से वस्तुएं हम अपने देश में मंगाते हैं, तो सरकार क्या करती है उसके बदले में विदेशी क्षेत्रों को यानी विदेशी देशों को एक पेमेंट करती है, भुगतान करती है। तब वो भुगतान कहलाता है विदेशी क्षेत्रों के लिए या विदेशी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरकारी भुगतान। तब सरकार से आय का जो फ्लो होता है वो विदेशी क्षेत्र की ओर इस प्रकार से होता है, किस रूप में, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी भुगतान के रूप में। तो ये है सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्रों के बीच में आय का प्रवाह। किस प्रकार से सरकारी क्षेत्र या कोई भी सरकार या देश अन्य देशों के साथ जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक क्रियाएं करती हैं, तो इस प्रकार से उनमें कैसे आय का फ्लो होता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सरकारी भुगतान के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय सरकारी प्राप्तियों के रूप में, जैसे सरकार और विदेशी क्षेत्रों के बीच में आय का प्रवाह एक दूसरे से होता है। तो ये हमने चारों क्षेत्र में हमने ये देखा कि आय का प्रवाह किस प्रकार से होता है। जैसे कि पहला, परिवार और व्यावसायिक फर्मों में
जब परिवार के लोग यहाँ सेवा देते हैं तो जैसे कि साधनों पर उनकी सेवा के बदले में उनको भुगतान दिया जाता है, जैसे मजदूरी या तनख्वाह या सैलरी के रूप में, तब आय का फ्लो परिवार से व्यावसायिक फर्मों से परिवार की ओर। और जब परिवार के लोग व्यावसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का सेवन करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उपभोग व्यय के रूप में फिर वो व्यावसायिक फर्मों को आय देते हैं या भुगतान करते हैं। तो आय का फ्लो परिवार से फिर व्यावसायिक फर्मों की ओर। ठीक इसी प्रकार से परिवार के लोग जब सरकारी क्षेत्र में या सरकारी विभाग में सेवा देते हैं तो वहाँ सेवा के बदले सरकारी व्यय प्राप्त करते हैं, जैसे सैलरी तनख्वाह के रूप में। या सरकार क्या करती है, कुछ समाज में रहने वाले व्यक्तियों को या लोगों को एक पक्षीय भुगतान या अंतरण भुगतान या हस्तांतरण भुगतान भी करती है। तो आय का फ्लो इस प्रकार से होता है सरकार से परिवार की ओर। और ठीक इसी प्रकार सरकार क्या करती है, परिवार के लोगों पर कुछ कर लगाती है, जैसे कि वैयक्तिक कर के रूप में। तब परिवार के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सरकारी खजाने में फिर आय जमा करती है, यानी कर के रूप में आय यहाँ जमा करती है। तो परिवार से फिर आय का फ्लो सरकार की ओर होता है। ठीक इसी प्रकार व्यावसायिक फर्में जब वस्तुएं बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो वस्तुएं तथा सेवाओं का निर्माण परिवार के लोगों के उपभोग के लिए ही करें। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं, सरकारी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो सरकारी सेक्टर में आने वाले विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं होती हैं, उन व्यावसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करते हैं और उसके बदले में सरकार क्या करती है, व्यावसायिक फर्मों को वस्तुओं पर सरकारी व्यय देती है, यानी कि कुछ भुगतान करती है। तो आय का फ्लो सरकार से व्यावसायिक फर्मों की ओर। इसके साथ साथ व्यावसायिक फर्मों को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजना के तहत सरकार क्या करती है, आर्थिक अनुदान भी व्यावसायिक फर्मों को देती है। और इसके साथ साथ व्यावसायिक फर्मों पर क्या करती है, सरकार क्या लगाती है, कर लगाती है। तो टैक्स के रूप में क्या करते हैं व्यावसायिक फर्में, वो टैक्स सरकार को देते हैं। तो इन दोनों में आय का फ्लो इस प्रकार से होता है। और इसके साथ साथ बीच में इनमें पूंजी बाजार होता है, जिसके आधार पर ये क्या करते हैं, बचतें तथा उधार, यानी कि बचत करते हैं, निवेश करते हैं तथा ऋण के रूप में भी आपस में ये विभिन्न प्रकार की मुद्रा से संबंधित क्रियाएं आपस में करते रहते हैं। तो आय का फ्लो कहीं ना कहीं पूंजी बाजार से भी इनमें आपस में जुड़ा होता है। और चौथा क्षेत्र जो है इसमें विदेशी क्षेत्र है, जो कि सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्रों के बीच या सरकार का या देश का अन्य देशों के साथ जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यवसाय या जो भी आर्थिक क्रियाएं चलती हैं, या तो उसके बदले में जो भी इनमें भुगतान होता है आय के रूप में, वह क्या कहलाता है, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में आय का प्रवाह कहलाता है। तो ये है आपका 4 क्षेत्रीय मॉडल में आय का चक्रीय प्रवाह। पहला परिवार, दूसरा व्यावसायिक फर्में, फिर तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा इसमें जुड़ जाता है विदेशी क्षेत्र। तो ये है बच्चों, जब आय इन चारों क्षेत्रों में परस्पर एक दूसरे में निरंतर घूमती रहती है या चक्रण होता रहता है, तो इसी चक्रण को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि जब 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार, व्यावसायिक फर्में, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र में इस प्रकार से आय का प्रवाह जब लगातार होता रहता है और कभी रुकता नहीं है, तो इस प्रकार से इनमें आपस में आय के प्रवाह को ही 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो ये है बच्चों आय का चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो उम्मीद है आज आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।